नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल परीक्षान अकेडमी पे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उनके क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपके ऑनलाइन हुए थे दिसंबर टू फरवरी, उनके क्वेश्चन देख रहे हैं। और सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको अच्छे से देख के जाइएगा। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, 20 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आखिरी समय है। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितनी बचे हुए हैं सबको लगा डालिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की। लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान। देखिए बताइए क्या कहलाता है। भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनाता है, नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है, नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। क्या एक भाषा से बच्चा अगर एक भाषा से अधिक भाषा कोई जानता है तो क्या वो अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप, सबको एक रूप नहीं बनाता है। और व्यवधान व्यवधान भी नहीं पैदा करता है, तो ये भी आपका गलत होता है। वो क्या होता है, हमेशा सहायक, दूसरी भाषा सीखने में क्या होता है, हमेशा सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नई भाषा सीखने में सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है। ठीक है, बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? ठीक है, कि बच्चा जन्म से ही उसके दिमाग में भाषा के कुछ व्याकरणिक नियम है। तो बताइए किस सिद्धांत से मेल खाता है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, प्रकृतिवादी या फिर रचनावादी? देखिए जन्म से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये कौन से सिद्धांत से है? प्रकृतिवादी सिद्धांत से मेल खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, किस प्रकार के पठन में संलग्न है? ठीक है, पुस्तकालय के सत्र में जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में जाके अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक उठाते हैं और पढ़ते हैं। तो बताइएगा किस प्रकार का पठन कर रहे हैं, गहन पठन कर रहे हैं, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या चुनौतीपूर्ण पठन? दोस्तों जब भी रुचि की बात आए, जब अपनी रुचि की किताब कोई पढ़ेगा तो आपका किसके अंतर्गत आएगा? विस्तृत पठन के अंतर्गत आएगा। किसके? विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विस्तृत पठन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? ठीक है, मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंटिंग माहौल का क्या तात्पर्य है? कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना। बी कह रहा है बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, बच्चों को आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। दोस्तों क्या कह रहे हैं, मुद्रित या लिखित। जब मुद्रित और लिखित की बात आ जाए तो वहां पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में ही कह रहा है कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन की सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, यही आपका मुद्रित समृद्ध परिवेश के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन कौन से हैं? ठीक है, स्वर्णिम विज्ञान आपके ध्वनियों से संबंधित होता है, इसमें ध्वनियों के आते हैं। तो बताइए इसमें क्या क्या है। पहला देखिए क्या है, अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर ध्वनिया, स्वरमान या जिसे पिंच कहते हैं, सुरतान, अक्षर, तुकबंदी, स्वनिम या फिर गहराई, गति, तुकबंदी। तो दोस्तों ये स्वनिम क्या है, ध्वनियों से संबंधित होता है। तो पहला क्या होगा, अक्षर होगा, दूसरा तुकबंदी और तीसरा स्वनिम इसमें आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम, इसके 3 चरण हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम, अभी बताया अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम 3 स्तर है, विकसित होना शुरू हो जाता है? यानी किस आयु में ये तीनों स्तर विकसित होना शुरू हो जाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर है 3 से 4 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 7 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों ये जो चरण है वो 5 से 6 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा स्वनिम के तीनों स्तर किस आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? ठीक है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक को सलाह देनी, उसके लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी बताइए? बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वाले को अलग से पढ़ना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको अलग से पढ़ा दिया जाए और ये सोच ले कि बाकी तो अच्छा कर ही लेंगे। ठीक है, फिर अलग क्या कह रहा है? परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। तो दोस्तों देखिए, बच्चों से परीक्षा महत्वपूर्ण है ये सब कहना गलत बात है, और ये तो एकदम ही गलत है कि बच्चों को अलग करके पढ़ाएं, मतलब जो नहीं पढ़ पा रहे उनको अलग पढ़ाएं, जो पढ़ पा रहे उनको छोड़ दे ऐसे ही, ये भी गलत है। और आपकी मानक परीक्षण की विशेषताओं का व्याख्या करने से भी बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा क्या होगा? जब हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना, यही सही ऑप्शन होगा। क्योंकि जब शिक्षक ऐसा कराएगा तो बच्चों को एक अंदाजा लग जाएगा, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, उनकी तैयारी कैसे करनी, उनका उत्तर कैसे लिखना है, ये सब उनको समझ में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहा है भाषा के पठन के लिए ना। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि, बताइए अध्यापक का क्या विश्वास है जो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहा है? सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर सीख सकते हैं। समूह की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह सीखते हैं, नहीं, ये भी गलत बात है। इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्या कह रहा है? बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न तरीके से सीखते हैं, सही है, तब ये वाला भी गलत ही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, हर बच्चा विशिष्ट होता है, अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग अब सबके सीखने का गति तरीका अलग होता है, तो यही आपका सही होगा, इसीलिए व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों है बताइए? इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी भी अध्यापक की बात हो तो काट दीजिएगा, यहाँ अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ाने की बात नहीं की जाती है। बच्चे हमेशा केंद्र में रखकर, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, तो अध्यापक का आत्मविश्वास वाला ये गलत हो जाएगा। इससे शिक्षण सरल हो जाता है। फिर अध्यापक के लिए कह रहा है शिक्षण सरल होगा तो अध्यापक को आसानी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। यह बौद्धिक विकास में सहायक है, मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर बौद्धिक विकास, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। देखिए सबसे अच्छा यही है, स्वाभाविक। बच्चे देखिए घर से अपनी मातृभाषा बोलते हैं, फिर स्कूल में भी वो वही लैंग्वेज लेकर आते हैं, फिर वही सीखते हैं प्राथमिक स्तर पर, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है मातृभाषा। आते ही उन्हें कोई नई लैंग्वेज दे देंगे, सिखाएंगे, तो वो बच्चों के लिए टफ हो जाएगा और बच्चे निराश हो जाएंगे, वो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है बच्चों को क्या, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो जब वो मातृभाषा सीखते हैं तब धीरे धीरे वो अन्य भाषाएं और अपना सारा विकास कर सकते हैं। तो पहले बच्चों को क्या, मातृभाषा सिखाई जाती है ताकि बच्चों के स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे, बताइएगा, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं, भाषा की संरचना समझ पाते हैं, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, या जहां जहां भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किया बच्चे निवेश, यानी जहां जहां भाषा देखेंगे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, मातृभाषा सीखते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, उसको जोड़ते हुए अन्य भाषा सीखते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा, जहां जहां भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। ठीक है, लिखने की तैयारी यानी लिखने से पहले अपने अपने विचार संयोजित करें।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? नहीं कह रहा है दोस्तों, तो नहीं पे हम लोग फोकस करेंगे। कह रहा है मानस मानचित्रण, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, मुक्त लेखन नहीं, मानस इसे माइंड मैपिंग कहते हैं, ठीक है। मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग होता है, और मुक्त लेखन मानस मंथन ही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। फिर सहपाठियों से समीक्षा कराना। तो लेखन पूर्व के पहले माइंड मैपिंग यानी मानस मानचित्रण कराया जाएगा, मुक्त हल लेखन भी कराया जा सकता है और मानस मंथन भी। लेकिन सहपाठियों से समीक्षा कराना ये लेखन पश्चात की, लेकिन लेखन हो जाए तब ये कराया जाता है। समीक्षा तो बाद में होगी ना, कोई कार्य हो जाएगा तभी समीक्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका संयोजक है, यही नहीं होगा, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, लेखन प्रक्रिया के सुधार को करने के लिए सहपाठी क्या कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो बताइए इसका उद्देश्य क्या होता है? अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना। फिर कह रहा है सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। फिर कह रहा है लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके व विकसित हो सके। फिर कह रहा है विचारों से संबंधता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिखना। देखिए जो मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि क्या कर सके, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें, ताकि उन्हें अपने प्रारूप यानी जो भी वो अपना लिख के लेकर आए हैं उसमें जो भी संशोधित करने के लिए वो अवसर मिल सके, ठीक है। इसलिए सहपाठियों से कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। इसे क्या कहा जाएगा? स्थानिक जागरूकता कहते हैं, प्रतीकात्मक विचार, मानस मानचित्रण, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व स्टार्टिंग एज में होता है। ये क्या कह रहा है, प्रारंभिक चरण के अंतिम, क्या कह रहा है, प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। तो ये क्या होता है आपका प्रतीकात्मक, जिसमें बच्चे चिन्ह संकेत ये सब सीखने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है प्रतीकात्मक विचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है, उसमें कुछ नए पात्र घटनाएं जोड़ जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, गीतिका एक कहानी सुना रही है, एक कहानी पढ़ रही है, ठीक है, फिर उसको आती क्लास में सुनाती है, तो क्या करिए नए नए पात्र कुछ और उसमें ऐड कर दे रही है। तो बताइए एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को टोक देना चाहिए, बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चे को सजा देनी चाहिए, बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए? तो दोस्तों ना हमें बच्चे की अनदेखी करनी है, ना सजा देनी है, ना उसे टोकना है। क्या करना है, अगर बच्ची है वो कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, उसमें कुछ ऐड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सराहना करेंगे ताकि वो आगे भी ऐसे कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बच्चे की सराहना करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियां हैं। पूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियां हैं। पूजन का तात्पर्य क्या है? ठीक है, पूजन का तात्पर्य क्या है? शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा के रूप में, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, 6 माह के शिशु में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव, वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। पूछ रहा है पूजन, बच्चे क्या करते हैं, पूजन करते हैं, कुइंगेज बोलते हैं ना, उसमें क्या क्या शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप नहीं, ये वयस्क का रूप नहीं होता है। ये देखिए क्या होता है, लगभग 2, जब बच्चे 2 माह के होते हैं तो क्या करते हैं, वो रोने के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं, कुइंग एज, इसलिए इसे पूजन कहते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है, कुइंगेज पूजन कहलाता है। तो यही आपका है 2 माह की उम्र में बच्चों द्वारा निकाले जाने वाली रुचिकर आवाजें, जैसे कूका के करते रहते हैं ना बच्चे, तो वही आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखूं या बहुत कम शब्द हो, ठीक है, शब्द न लिखे हो, बहुत कम शब्द हो, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, पुस्तक में क्या है, शब्द नहीं है, शब्द होंगे भी तो बहुत कम लिखे होंगे, और बच्चों के क्या दृश्यात्मक यानी वे देख के समझ रहे हैं, अपनी कल्पना का विकास कर रहे हैं, तो क्या है, चित्रात्मक पुस्तकें मिथक और अनुश्रुति विश्व को वास्तविक वस्तु है। तो दोस्तों वो सीधे सीधे क्या है, चित्रात्मक पुस्तकें हैं, ठीक है, आपकी उसमें चित्र वित्र बने रहेंगे, बच्चे उसको देख के आकर्षित होते हैं इसलिए वो पढ़ते हैं और देख के सोचते हैं। कहानी जैसे लिखा हुआ है चित्र के माध्यम से, तो बच्चे उस कहानी को चित्र के माध्यम से समझेंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, चित्रात्मक पुस्तकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है, तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये तंत्रिका संबंधी एक विकार है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और उनकी व्याख्या कर पाने में असमर्थ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अधिगम विकलांगता, अधिगम शैली, अधिगम प्राथमिकता, अधिगम भिन्नता। ये भिन्नता भी नहीं है, ना प्राथमिकता ना शैली है अधिगम की, ये क्या है, विकलांगता है। देखिए छाती है, पहले ही लिखा है अधिगम संबंधी विकार है, तो ये बच्चों की एक विकलांगता है जिसके कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, भिन्नता नहीं कर पा रहे हैं, किसमें, स्वरों में, शब्दों में, ये सब में भिन्नता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है। ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है। ए कह रहा है अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, बी कह रहा है शिक्षार्थी को भाषा अर्जित करने में मदद कर रहा है, फिर कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाती है, फिर मनोरंजन का स्रोत है। तो गुणवत्ता प्रक्रिया न सिर्फ शिक्षक, न सिर्फ छात्र, बल्कि क्या पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करेगी, सुगम बनाएगी, सरल बनाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए उन्हें क्या कहा जाएगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री है जो किसके लिए, पठन, श्रवण के लिए है, उन्हें क्या कहा जाएगा, कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, ज्ञान विषय शिक्षण सामग्री या कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो दोस्तों यहाँ देखिए पठन और श्रवण की बात की गई है, तो क्या पठने और सुनने के सुनना, श्रवण सबसे जरूरी है, तो ये श्रवण और भाषिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वो किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तब ये त्रुटियां होती हैं। जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उनके स्वर्णिम स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चे तेज से पढ़ते हैं लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे अक्षर शब्द आ जाते हैं जिनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो बताइए वो क्या कहलाएगा, उच्चारण कोश विषयक वर्तनी सांस्कृतिक। दोस्तों तो वो क्या कहेगा, उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, ठीक है, सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा। ठीक है, वो किसका किसका प्रयोग कर रही है, सिक्के हो गए, नक्शे, टिकट, बताइए घर की वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं जिसे रियलिया बोलते हैं, शिक्षण सामग्री या कक्षा कक्षक सामग्री, वो क्या कर रही है, सिक्के, नोट, ये सब नक्शे, टिकट ला रही है, तो ये वास्तविक वस्तुओं से बच्चों को ज्ञान दे रही है, यानी उनका ज्ञान सुदृढ़ कर रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखा रही है, तो ये वास्तविक सामग्री कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसे वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, तो इसे वे किससे ग्रस्त हैं। ठीक है, किसी शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई शब्द लिख रहे हैं उसमें अक्षर ही गायब कर दिए, तो बताइए क्या कैसी किससे ग्रस्त है बच्चे, गति संचलन विषयक विकलांगता, संरचनात्मक विकलांगता, वाक क्षति या अधिगम विकलांगता। फिर से दोस्तों ये क्या करें, अधिगम संबंधी विकलांगता हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अधिगम संबंधी विकलांगता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। ठीक है, वाक्य क्या है, चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। इस वाक्य को इस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बोलता है, देखिए, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती है, ऐसे शिक्षक कुछ और दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी संरचना को ही चेंज कर दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा, कोश विषयक, वर्तनी, संरचनात्मक, स्वनिम या ध्वन्यात्मक। तो दोस्तों देखिए बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे वैसी गलती नहीं कर रहा है कि वर्तनी संबंधी या कुछ नहीं, उसकी संरचना में परिवर्तन कर रहा है। वाक्य क्या था, चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन बच्चे ने वाक्य क्या लिखा, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो क्या संरचनात्मक संबंधी गलती कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का
प्रयोग किया जा सकता है, यानी बच्चों को कोई नई चीजें हम ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, और उसको अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बताइएगा हम किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? पाठ्य पुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश, वास्तविक वस्तुएं या रियलिया। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को जब नई चीजें सिखाएंगे, नया ज्ञान देंगे, नई सामग्री से परिचित कराएंगे, तो क्या करेंगे, उससे संबंधित सामग्री ले आएंगे, वास्तविक सामग्री ले आएंगे, तो क्या करेंगे, बच्चे अच्छे से उससे ज्ञान जोड़कर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? ठीक है, बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। चित्रात्मक वस्तुएं, विश्वकोश, मिथक अनुश्रुति, इतिहास के नायकों की कहानियां। तो हम लोग इतिहास के नायकों की कहानियां रखेंगे, मिथक और अनुश्रुति भी रखेंगे हम लोग, और चित्रात्मक पुस्तकें भी रखेंगे, लेकिन विश्वकोश नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विश्वकोश इसमें नहीं रखाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? ठीक है, भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड, अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्य पत्रक देना, प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, भाषा के नियमों पे केंद्रित करना। तो दोस्तों सही मानदंड क्या होना चाहिए, वो भी सीखने योग्य होने चाहिए, विस्तार उनका अच्छे से होना चाहिए, शिक्षण योग्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दे रहा है, बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना कि बच्चे देते हैं। सी कह रहा है, बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक है। और डी कह रहा है, दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। बच्चे आत्म केंद्रित है तो वो क्या करेंगे, बच्चे ये मान लेते हैं, बच्चे आत्म केंद्रित है तो बच्चे ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि बच्चे करते हैं या सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए क्या होगा, बच्चे आत्म केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बच्चे का मानना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के पास है, यहाँ पे डैश डैश होगा, जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। बताइए चॉम्स्की ने यह प्रतिपादित किया कि बच्चे के पास क्या है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित या प्रयोग कर पाते हैं? भाषा अर्जन उपकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, बोधगम्य निवेश उपकरण या संप्रेषणात्मक दक्षता। तो दोस्तों देखिए चॉम्स्की ने बताया बच्चे क्या होते हैं, जन्म से ही भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन उपकरण के साथ पैदा होते हैं, जिसके कारण बच्चे भाषा अर्जित कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापक हेतु शिक्षण कार्यक्रम, या डी कह रहा है व्यवस्थित प्रक्रिया। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जब बच्चों को किसी प्रकार की विषय संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी, लेखन संबंधी समस्या होती है तो उसका निदान करने के बाद उसका उपचार किया जाता है, यानी उनकी समस्या को सुलझाया जाता है। तो ये क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा क्या होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? ठीक है, 12 साल की लड़की है, वो अनेकार्थी यानी एक शब्दों के कई अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर रही है। तो बताइए क्या किसका संकेत है? विमर्श की भाषा की जागरूकता, अर्थगत सुझाव, निगमनात्मक या तार्किकता या मानसिक अवरोध। तो दोस्तों क्या है, उसकी भाषा के प्रति जागरूकता हो रही है, यानी वो भाषा को अच्छे समझ गई है, इसलिए अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विमर्श की भाषा की जागरूकता। तो दोस्तों आज के मेरे 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये लोगों तक पहुंच सके, और हमारा इसी तरह साथ दीजिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।